हाँ भाई, तो अब वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर है और जिसमें 8% सल्फर जो होगा उसकी एक करस्पॉन्डिंग मिनिमम मोलिकुलर वेट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सीधा सा लॉजिक है कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर सल्फर के एटम्स होते हैं, जैसे अब H2SO4 है तो इसमें एक सल्फर है, H2S2O7 है तो इसके अंदर ऑब्वियसली बात है दो सल्फर है, कल को H2S4O6 होगा, चार सल्फर होंगे। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो इंटीजर में होना जरूरी है। अब किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, मॉलिकुलर फॉर्मूला जो भी होगा, उस मॉलिकुलर फॉर्मूला में कभी भी आपके पास हाफ एटम, 3/2 एटम, 2/3 एटम, इस टाइप का फ्रैक्शन में तो नंबर ऑफ एटम्स हो नहीं सकता। ठीक है। दूसरी बात दूसरी बात अगर मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम एटम कितना होना चाहिए, मिनिमम एटम उस मॉलिक्यूल में कितना होना चाहिए। एक एटम कम से कम तो होगा ना। ठीक है, या तो डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, जीरो होने का तो मतलब ये है कि फिर आप उसमें कह ही नहीं सकते कि सल्फर प्रेजेंट है। तो सल्फर अगर मिनिमम की अगर बात करें तो मिनिमम के नाम पे एटलीस्ट उसमें एक सल्फर होना चाहिए। ठीक है, और एक सल्फर के करस्पॉन्डिंग जो मास बनेगा, मॉलिक्यूलर मास बनेगा, ठीक है, एक सल्फर के करस्पॉन्डिंग। अरे यार इसको बंद रख लो भाई, शोर शराबे को कब से खटपिट कर रखा है। या तो आदित्य या सूर्यांश, इन दोनों में से अपने आप को म्यूट कर लो। हाँ भाई, उसके बाद आप ध्यान दो, तो ये जो वन एटम इसके अंदर होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो अपने आप में मिनिमम मॉलिक्यूलर मास होगा। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर मास को m मान लेता हूँ, मिनिमम मास को, मॉलिक्यूलर मास को m मान लेता हूँ, और ये मान रहा हूँ कि उसमें एक सल्फर एटम है, क्योंकि मिनिमम अगर होगा तो एक सल्फर एटम तो कम से कम होगा ही होगा। ठीक है, तो एक सल्फर एटम कम से कम होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग परसेंटेज ऑफ सल्फर अगर मैं निकालूं मास, सल्फर का परसेंटेज मास निकालूं तो कितना होगा, बोलो कैसे निकालेंगे। 32, क्योंकि एक एटम होगा तो ऑब्वियस बात है उसमें सल्फर का मास 32 होगा। उसको आप डिवाइड करोगे उस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास से, जो कि m मान चुका हूं मैं, तो यहाँ पे 32/m आएगा। इनटू आप क्या करोगे इसको, इनटू आप 100 से करोगे, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है, 8%। तो जो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बनेगा, ठीक है, वो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास यहाँ से जब इसको सोल्व कर रहे हो तो ये 400 आ जा रहा है। ठीक है, तो यही एक सीधा सा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन को करने का, कि आपके पास जो परसेंटेज वगैरह दी हुई है वो, उसमें इस क्वेश्चन का कंसेप्ट लॉजिक यही था कि आपको मिनिमम एक एटम लेना है। ठीक है, तो जितना कम से कम एटम लोगे तो मॉलिक्यूलर मास भी कम से कम आएगा। अब जीरो नहीं ले सकते तो उसको होना चाहिए, इसलिए कम से कम एक एटम तो उसमें होना चाहिए, और एक एटम के करस्पॉन्डिंग उसकी परसेंटेज निकालो, जो इसको 8% के बराबर करो, तो यहाँ से आपके पास मॉलिक्यूलर मास जो है वो 400 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ पैरेलली मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप अपनी कॉपी पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर आपको इस क्वेश्चन का लॉजिक थोड़ा समझ में आया है, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप सब लोगों से होना चाहिए। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कि आप लोग करके दिखा पाओगे, लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, कोई भी एक बच्चा भी कर देगा तो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, ए मॉलिक्यूल कंटेन्स, ठीक है, ए मॉलिक्यूल contains 4% carbon and 8% ऑक्सीजन बाई मास। ठीक है, 4% कार्बन एंड 8% ऑक्सीजन बाई मास। ठीक है, आगे ध्यान दो, फाइंड मिनिमम मोलिकुलर मास ऑफ द मोलिक्यूल, मिनिमम मोलिकुलर मास ऑफ द मोलिक्यूल। तो मिनिमम पॉसिबल मोलिकुलर मास लिख देना, मिनिमम पॉसिबल मोलिकुलर मास ऑफ द मोलिक्यूल। बताओ रे, अपनी कॉपी पे से सॉल्व करके जल्दी से मुझे इसका आंसर दो। पिछले क्वेश्चन में बस ये था कि वहां पे एक ही एटम का परसेंटेज दिया हुआ था, उसके करस्पॉन्डिंग हमने मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया था। यहाँ दो एटम का परसेंटेज दिया हुआ है और दो के करस्पॉन्डिंग आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो जल्दी से आप लोग निकाल के बताओ वैल्यू मेरे को।
कितना निकाले? 300। सूर्यांश तुम अपने आप को म्यूट रखोगे, ये सारा शोर शराबा तुम्हारी तरफ से आ रहा है। तुम क्वेश्चन बताने के लिए भी मत करना, और जो भी मैसेज कोई सेंड करे वो पब्लिक मैसेज चैट में सेंड करना, ठीक है, तभी मैं पढ़ पाऊंगा। अगर उस टाइप से सेंड करोगे प्राइवेट करके तो वो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। किसी और स्टूडेंट ने ट्राई किया है इसको? किसी ने ट्राई किया है? कोई बताना चाहेगा आंसर इसका? 72 आएगा सर। कितना? 72। 72 आ रहा है। अब ये 72 कहां से आ गया? ना तो 72 आ रहा है। कैसे सॉल्व कर रहे हो यार? सर 68। 68 कहीं से नहीं आएगा, ना 68 है ना 72 है। सर 200। कितना? सर 200। 200 आएगा। सर 200 भी 128। 128 भी गलत है। सर 100। कितना? 100 सर। 100 आ जा रहा है, बहुत सही, ये भी गलत है। 600। अच्छा, कौन बोल रहा है ये 600? नाम क्या है? सर 400। चलो 400, नए नए आंसर आ रहे हैं। इतने तो बच्चे ही नहीं है सर जितने आंसर। 500 ग्राम्स। 500। अब ये 500 वाले बच्चे का क्या नाम है? नाम बताने में भी तकलीफ है, गजब है। मैंने 600 वाले से ना, और 600 वाले का क्या नाम है? 600 किसने बताया था? क्योंकि ये लोग कम से कम आंसर के नजदीक तो जा रहे हैं। ये 68, 72, 200, 400, ये लोग तो पता नहीं कहाँ है आंसर के आसपास। 500 ग्राम। 500 ग्राम। चलो, तो इधर ध्यान दो आप लोग। A molecule contains 4% carbon and 8% oxygen by mass. Find the minimum molecular mass of the find the minimum possible molecular mass. ठीक है, तो मिनिमम पॉसिबल मोलिकुलर मास कितना होगा इसके लिए? तो ये बताओ कि मैं केवल अगर कार्बन वाले पॉइंट से कंसीडर करूं, सिर्फ कार्बन को कंसीडर करके चलूं, उसकी परसेंटेज को कंसीडर करके चलूं, ठीक है, तो कार्बन का 4% होने के लिए मिनिमम मोलिकुलर मास कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? वही बात है, उसमें एटलीस्ट कार्बन का एक एटम होना चाहिए, और एक एटम होना चाहिए तो एक एटम के साथ साथ, ठीक है, एक एटम होना चाहिए तो उसका मतलब उसका मास तो 12 हो गया। उस 12 के करस्पॉन्डिंग अगर मैं मोलिकुलर मास m मान ले रहा हूँ। सूर्यांश इसको बंद रखो, मैं एक बार बोल चुका हूँ आपको, आपका ये वाला शोर ज्यादा आता है। मेरे तरफ से नहीं आ रहा था। तो उसके अलावा और कौन अपना माइक ऑन किया? आदित्य। हाँ भाई, उसके बाद देखो आप लोग, यहाँ पे कार्बन ओनली की बात कर रहे थे, तो कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करोगे तो कार्बन के करस्पॉन्डिंग जो कार्बन का एटॉमिक मास है वो 12 है, और मैं उस मोमेंट पे मान ले रहा हूँ कि मोलिकुलर मास m है, तो यहाँ पे 12/m/100 अगर आप करते हो तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉरी, ये वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 4%, तो m कितना आ जाएगा बोलो आपके पास? m जो आ रहा है वो 300 आ रहा है, 300। ठीक है। 300। और अगर मैं यही क्वेश्चन को ऑक्सीजन ओनली के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करता, ठीक है, ऑक्सीजन को केवल दिमाग में रख के सॉल्व करता, तो उस कंडीशन में मिनिमम मोलिकुलर मास कितना बनना चाहिए था? मिनिमम मोलिकुलर मास 8% ऑक्सीजन के लिए कितना होना चाहिए था?
वही बात है। 200 उस कंडीशन में अपने ये मान लेंगे कि उसमें एक एटम ऑक्सीजन का है, एक एटम ऑक्सीजन का होने का मतलब है कि उसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन है आउट ऑफ m मोलिकुलर मास इनटू कितना 100, और ये वैल्यू 8 के बराबर हो जाएगी, तो m जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास 200। ठीक है, तो अब कार्बन के अकॉर्डिंग मिनिमम मोलिकुलर मास 300 आ रहा है, ठीक है, कार्बन के अकॉर्डिंग, और ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग मिनिमम मोलिकुलर मास जो है वो 200 आ रहा है। तो इसका मतलब मिनिमम मोलिकुलर मास कितना होगा बोलो, 500 कितना हो जाएगा? 300 कार्बन के करस्पॉन्डिंग है, 200 ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग है, तो जो मिनिमम मोलिकुलर मास होगा वो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। कितने लोगों ने 500 निकाला था? यस सर। और कितने लोगों ने किया? चलो यस सर। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बधाई हो। अब बात यह है कि अगला काम करना है आपको कि इस 500 को क्रॉस करना, और 500 को क्रॉस करके आप अपनी कॉपी पे नालायक लिखोगे। अब नहीं लिखोगे, अब नहीं बोलेगा कोई यस सर, हो जा यस सर। लिख लिए। चलो बढ़िया, तो क्यों नालायक लिखवाएं, कुछ आइडिया है आप लोगों को? ठीक है, यहाँ तक ये आपका अप्रोच सही था कि यहाँ मिनिमम मोलिकुलर मास 300 होगा या ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग 200 होगा, ठीक है, लेकिन आपको आगे कुछ समझ में आया ही नहीं कि 300 और 200 का करना क्या है। ठीक है, आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं लगा कि इस 300 और 200 का करना क्या है। आप लोगों को बस एक ही बात समझ में आई कि यार कुछ तो करना है, 300 और 200 का कुछ तो करना है, और इसको कुछ करने के चक्कर में नालायक लोगों ने, आप लोगों ने इसको बस सिंपली जोड़ दिया, इस 300 और 200, क्योंकि आदमी के पास कुछ करने के नाम पे मैथमेटिकल कुछ भी पार्ट लगाने के नाम पे आपको बस यही दिखा कि यार जोड़ना सबसे आसान है, जोड़ दो, एक 300 एक 200 है 500। भाई जोड़ना ये किस लॉजिक के बेसिस पे जोड़ा? आपने एक बार भी सोचा कि हम इसको जोड़ क्यों रहे? ठीक है, जोड़ने का क्या मतलब बनेगा? जोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा। ठीक है, आपने 300 और 200 को बस इसलिए जोड़ दिया क्योंकि आपका दिमाग बस बोल रहा था कि हमें कुछ तो करना है 300 के साथ और 200 के साथ, और सबसे सिंपल जो काम कर सकते थे वो आपने जोड़ना लगा और आपने जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने का काम नहीं करना चाहिए था आपने को। इसका जो एक बात बताओ, कार्बन के कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसमें कार्बन का या तो एक एटम होगा या दो होगा या तीन होगा या चार होगा या पांच होगा। ठीक है, तो बताओ अगर कार्बन का एक एटम अगर अब अपने अज्यूम करते हैं एक एटम, तो उसके अकॉर्डिंग मास कितना है? 300। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट हायर पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास क्या है मुझे बताओगे? कार्बन के करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट हायर पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास क्या है, मुझे आइडिया दोगे? 600। भाई कोई भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स इंटीजर में होने चाहिए ना, मिनिमम एक होगा, फिर आप बढ़ा दो तो दो होगा, फिर आप बढ़ाओगे तो तीन होगा। तो अगर मिनिमम इंटीजर एटम रखने के लिए तो हमने इसको 12 लिया ना, ठीक है, कि नंबर ऑफ एटम जो है वो इंटीजर में रहे, एक रहे, दो रहे, तीन रहे, तो ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम के नाम पे अगर 300 आया मिनिमम के नाम पे, तो नेक्स्ट हाईएस्ट जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कौन सा होगा? अगर एक नहीं होगा कार्बन तो उसमें दो होंगे, दो होने का मतलब यहाँ 24 आएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये मास ऑब्वियस बात है डबल हो जाएगा, 600 होगा। नेक्स्ट हायर पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास कौन सा होगा? नेक्स्ट हायर पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बोलो रे गधो? 900। 900 होगा। उसका नेक्स्ट हायर मॉलिक्यूलर पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना होगा? 1200 होगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास है हमारे पास, पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब बताओ ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास क्या क्या है? पहला अगर 200 है तो नेक्स्ट हायर पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास क्या है? 400 है। उसके बाद नेक्स्ट हायर पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास क्या है? 600। उसका नेक्स्ट पॉसिबल इन मॉलिक्यूलर मास का मतलब समझ रहे हो ना, कि एटम्स का जो नंबर रहे वो इंटीजर में रहे। ठीक है, या तो एक रहे या दो रहे या तीन रहे, ठीक है, या फिर 800 रहे, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम जो है वो 4 रहे। ठीक है, अब बात ये है कि आपने यहाँ जोड़ा, जोड़ने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता ना। ठीक है, अपनी क्राइटेरिया क्या है कि हमारा जो कंडीशन होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी? अगर अपने को दो एटम एक साथ दिए हुए थे तो अपनी कंडीशन ये होनी चाहिए थी कि मिनिमम मास लेते हुए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों इंटीजर में रहे। ठीक है, मिनिमम मास लेते हुए। एक बात बताओ, अगर 300 ग्राम में 1 मोल कार्बन एटम है या 300 एमयू में 1 कार्बन एटम है, तो क्या 500 एमयू में कार्बन का नंबर ऑफ एटम जो होगा वो फ्रैक्शन में नहीं चला गया? अगर 300 में 1 कार्बन एटम है तो 500 में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे वो कितने आएंगे? 3/5, सॉरी 5/3। ये इंटीजर है या फ्रैक्शन है?
फ्रैक्शन ही ना है, ठीक Yes, है। sir. तो आप जो नंबर मास लियो 500, ठीक है, 500 का तो मतलब है कि आप फ्रैक्शन में चले गए हो, ठीक है, जबकि हमें फ्रैक्शन में ही तो नहीं जाना है, हमें तो इंटीजर रखना है। तो हमें क्या सिलेक्ट करना था, हमें कार्बन जो अलाउड वैल्यूज कर रहा है, ऑक्सीजन जो अलाउड वैल्यू कर रहा है, हमें उसमें से देखना था कि कौन सा मिनिमम ऐसी वैल्यू है जो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों पे अप्लाई हो रही है, कौन सी है मिनिमम वैल्यू, कौन सी है जो दोनों पे अप्लाई हो रही है। ऑब्वियसली बात है 600 इसमें भी आ रही है, और 600 इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, दोनों में 600 आ रहा है, और दोनों में 600 आ रहा है। तो इसका मतलब जो मिनिमम मोलिकुलर मास था ना, मिनिमम मोलिकुलर मास, ठीक है, मिनिमम मोलिकुलर मास वो कितना होगा आपके पास, 600 होगा। तो ये इसका क्राइटेरिया था, ये इसका लॉजिक था करने का। इसको आप सिंपली ऐसे कर सकते थे, कैसे, आपके पास 4% कार्बन है, आपके पास 8% ऑक्सीजन है, ठीक है, तो आप बताओ कार्बन का मोल कितना हुआ, अगर मैं 4 AMU इसको ले लूं, ठीक है, 8 AMU इसको ले लूं और टोटल 100 ले लूं, तो कार्बन का एक टाइप से कितना एटम हुआ, 4/12 हुआ। इसका कितना हुआ, 8/16 हुआ, यानी 4/12 यानी 1/3, 8/16 यानी 1/2, और टोटल मास कितना है उसके करस्पॉन्डिंग 100 है, ठीक है। तो बताओ इस नंबर को भी मुझे इंटीजर में ले जाना है, इस नंबर को भी मुझे इंटीजर में ले जाना है, ठीक है। तो बताओ 1/3 और 1/2 को किस मिनिमम नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि ये इंटीजर में चला जाएगा, 6 से, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, इसके लिए मैं इसको पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको 6 से करूंगा, तो इधर भी किससे करूंगा, 6 से, ठीक है। तो इसको कार्बन और ऑक्सीजन को इंटीजर बनाना, वहां मुझे केवल एक एटम को बनाना था, इसलिए मैंने 1 रख दिया। लेकिन यहाँ कई क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे कई क्वेश्चन में फॉर्मूला होता है ना, जैसे C3O2, ठीक है, अब C3O2 है तो मैं दोनों को जबरदस्ती 1 तो नहीं कर सकता ना, ठीक है। अब एक में कार्बन 3 है, ऑक्सीजन 2 है, तो मैं उनको जबरदस्ती तो 1 आपस में बराबर नहीं कर सकता ना, कि नहीं कार्बन भी एक है ऑक्सीजन भी एक है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं कार्बन को भी इंटीजर बनाने की कोशिश कर सकता हूँ, और ऑक्सीजन को तो मैं यहाँ पे 6 से इसीलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि ये नंबर भी इंटीजर में, ये भी इंटीजर में चला जाए, और वो भी मिनिमम सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी एलसीएम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जो एलसीएम होगा वो 6 हो गया, 3 और इसके लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एटम हो जाएंगे 2, नहीं 2 हो जाएंगे, हाँ 3 हो जाएंगे, ये एटम हो जाएंगे, सॉरी 1/3 था ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके 2 एटम हो जाएंगे, इसके कितने हो जाएंगे, 3 एटम हो जाएंगे। लेकिन ये एटलीस्ट इंटीजर में आ गया, लोएस्ट इंटीजर में, तो उसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम मास कितना है, 600 है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि मिनिमम मोलिकुलर मास जो है वो 600 आएगा, चाहे आप जिस मर्जी अप्रोच से करो। मैंने ऊपर भी समझा दिया कि कार्बन का निकाल के उसके मल्टीपल में चलो, ऑक्सीजन का निकाल के उसके मल्टीपल में चलो, और जो मिनिमम वैल्यू जो दोनों को अलाउ कर रही है, दोनों के थ्रू आ रही है, वो मिनिमम मोलिकुलर मास हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? चलो उसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर DPP 2 पे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे करोगे, बोल के बता दो बस। मोल इक्वल, हाँ भाई, तो बात सीधी सी है। मैं जब अपनी तरफ से मोल कंसेप्ट वगैरह पढ़ाता हूँ, क्योंकि आप लोगों के बैच में तो मैंने पढ़ाया नहीं है, तो मैं एक बात बोलता हूँ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है अपने पास, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो भी 2 पार्ट होते हैं, चाहे वो 2 एटम हैं, चाहे वो 2 आयन हैं, या फिर इस टाइप के केस में आप कह सकते हो कि एक ये पार्ट है, एक वाटर वाला पार्ट है, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो भी ये रेशियो रहता है, ठीक है, वो रेशियो हमेशा फिक्स्ड होता है, ठीक है। हम चाहे उसका 10 ग्राम ले लें, 200 ग्राम ले लें, 500 ग्राम ले लें, 5000 ग्राम ले लें, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में इनका जो के अकॉर्डिंग जो इसका रेशियो बनेगा, वो रेशियो ऑलवेज फिक्स रहेगा, मास रेशियो। जैसे अभी आपके पास वाटर होता है, ठीक है, तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो कितना होता है, 2:16, 2 हाइड्रोजन है तो 1:8 होता है। तो मैं कहीं से भी वाटर ले लूं, कितना ग्राम वाटर ले लूं, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास रेशियो उसमें कितना रहेगा। अगर मैं 1 ग्राम लूंगा तो भी उसमें मास रेशियो 1:8 रहेगा, अगर मैं 1000 ग्राम लूंगा तब भी 1:8 रहेगा। चाहे मैं वाटर इंडिया का लूंगा, चाहे मैं अमेरिका का लूंगा, तो भी उसमें वाटर का जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है वो 1:8 रहेगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी 2 पार्ट होते हैं, उन 2 पार्ट का रेशियो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, मास रेशियो हमेशा सेम रहता है, ठीक है।
तो अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को करने का सीधा सा सबसे सिंपल तरीका जो था, ठीक है, आप लोगों ने करा होगा, अलग अलग तरीके से करा होगा, कर लोगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि अगर मैं इसका 100 ग्राम लेता हूँ, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो, 100 ग्राम लेने पर इसमें कितना % वेट लॉस हो रहा है गर्म करने पर? 55.9, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसके अंदर वाटर, क्योंकि गर्म करेंगे तो वाटर ही ना उड़ेगा, तो इसका मतलब वाटर वाला पार्ट इसमें कितना है? 55.9 है। और अगर वाटर वाला पार्ट 55.9 है तो इसका मतलब सोडियम सल्फेट वाला पार्ट इसके 100 ग्राम में कितना है? 44.1 है, ठीक है। अब होता क्या है कि इसका जो भी मॉलिक्यूलर मास बन रहा है, उस मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग सोडियम सल्फेट का मास कितना है बताओगे मेरे को? सोडियम सल्फेट का जो मास बनेगा, सल्फेट का होता है 96, सोडियम का हो गया 23 इंटू 2 46, तो 96 प्लस 46 ये बन रहा है 142, ठीक है। वाटर का मास कितना बन रहा है? NH2O है, ठीक है। तो एक H2O का मास 18 होता है, तो NH2O का कितना हो गया? 18N, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने चाहे इसका 100 ग्राम लिया, चाहे मैंने इसका मॉलिक्यूलर मास के बराबर मास लिया, चाहे मैंने इसका 1 ग्राम लिया होता, चाहे मैंने इसका 0.1 ग्राम लिया होता, चाहे मैंने इसका 10,000 ग्राम लिया होता, ये मास रेशियो जो है ना, ये वाला, इन दोनों का रेशियो ये ऑलवेज इतने के बराबर ही रहेगा, ये दोनों रेशियो ऑलवेज इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों रेशियो अगर आपस में इक्वल हैं तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इन दोनों रेशियो को डायरेक्टली बराबर कर दो, यहाँ पे 18N डिवाइडेड बाई 142 लिखोगे, और यहाँ पे इस रेशियो के अकॉर्डिंग ये वैल्यू कितनी लिखोगे? 55.9 अपॉन में 44.1 लिखोगे, और इसको आप जब कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, मैं कैलकुलेटर लेके बैठा हूँ, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। 55.9 इंटू 142 डिवाइडेड बाई 44.1 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। तो ये आपके पास n की वैल्यू 10 आ जा रही है, ठीक है। यहाँ से n की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 10 आ रही है। तो मेरे को समझाने में भले ही टाइम लगा होगा क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन अगर मुझे करना होता एक्चुअली, तो मैं तो आंख बंद करके सबसे पहले ये चीज डायरेक्टली यही चीज लिखा होता, ठीक है। इस फॉर्मूले में मुझे दिख रहा होता कि वाटर का मास 18N है, सोडियम सल्फेट का मास इसमें 142 है, मतलब इन दोनों पार्ट का जो मास रेशियो है वो 18N बाई 142 है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि 100 ग्राम अगर मैं मानता हूँ, क्योंकि परसेंटेज में बात हो रही है, तो 100 ग्राम में 55.9 ग्राम वाटर है, तो इसका मतलब माइनस करके 44.1 ग्राम जो है इसमें सोडियम सल्फेट है। तो चाहे 100 ग्राम में अमाउंट ली जाए, चाहे मॉलिक्यूलर मास के करस्पॉन्डिंग ली जाए, ये रेशियो आपस में बराबर होना ही होना चाहिए, और बराबर होना चाहिए, तो इससे n की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 आ जा रही है। कर लोगे या नहीं कर लोगे? बताओ। ये यस सर। चलो अच्छी बात है अगर कर लोगे तो। हाँ भाई, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अपनी कॉपी पे इसको 1 मिनट के लिए सॉल्व करके मुझे बताओ, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। आप लोग जल्दी से सॉल्व करो, तब तक मैं इसके नीचे का ये स्पेस खाली कर रहा हूँ। नू को बोल चाय लाएगी। उस गिलास में पानी दे देंगे और उधर से ही देना। कोई ना। एक बात बताओ, करे हो या नहीं करे हो? सुन लो मेरे से ही, इसमें इक्वल मास दिया गया है इन दोनों का, ठीक है। तो इन दोनों का अगर इक्वल मास दिया गया है आप लोगों को, तो इसके अंदर पहले तो ये बताओ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस पर्टिकुलर कई क्वेश्चन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के करना होता है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका टोटल मास कितना है और उस टोटल मास में ऑक्सीजन का मास कितना है, अगर अपने ये सब बातें करें तो इसमें टोटल मास बनेगा इसका 56 इंटू 2 और 16 38, यानी इसका 112 प्लस 48,
160 बन रहा है और इस 160 के अंदर ऑक्सीजन कितना है, 48 ग्राम है। 160 ग्राम में ये कितना है, 48 ग्राम है। ठीक है, दूसरी तरफ FeO की अगर बात करें तो इसमें इसके मास को अगर जोड़ें 56 + 16, ठीक है, 72 बन रहा है। इसके 72 ग्राम में ऑक्सीजन कितना है, इसके 72 ग्राम में ऑक्सीजन कितना है, 72 ग्राम में 16 ग्राम है। ठीक है, तो आप एक काम करो ना, आपको बोला गया इक्वल मास ले, इक्वल मास के नाम पे इसका मैं 1 ग्राम लूं या 100 ग्राम लूं या x ग्राम लूं, क्या लूं? इक्वल मास लेने की बात करिए तो क्या लूं बताओ, क्या लेना मेरे लिए अच्छा रहेगा? 1 देखो मैं बस चेक कर रहा था, ठीक है, कि कौन तो कितना 48 बोलता है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको क्या लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। 160 लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों 160 लेना ज्यादा अच्छा रहेगा? क्योंकि 1 ग्राम अगर आप लोगे, ठीक है, ये यार किसी एक बच्चे की तरफ से बहुत शोर आता है। 160 ग्राम अगर आप लोग लेते हो, या सॉरी पहले 1 ग्राम अगर आप लेते हो, तो इसके 1 ग्राम में भी आपको ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा, इसके 1 ग्राम में भी ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन या आप 160 ले लेते हो या आप 72 ले लेते हो, ठीक है, तो आपको ऑक्सीजन एटलीस्ट एक में तो नहीं निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, जैसे 160 ले लेते हो आप लोग, तो यहाँ तो आपको पता है ना कि 48 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, थोड़ा सा भले ही ठीक है, छोटा सा ही हमारा टाइम सेविंग होगा, लेकिन एक टाइम सेविंग हुई ना कि 160 में 48 ग्राम है, तो एटलीस्ट मुझे ये निकालना तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपने कितना ग्राम ले रहे हैं, 160 ग्राम। तो बताओ 160 ग्राम में कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे? अगर 72 में 16 है तो 160 में कितना होगा? 16 डिवाइडेड बाई 72 इंटू कितना हो गया, 160। ठीक है, तो इसका 160 ग्राम में इतना ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, और इसके 60 ग्राम में 48 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, ये वाली वैल्यू को मैं चलो कैलकुलेट करके लिख दे रहा हूँ आपको, 16 इंटू 160 डिवाइडेड बाई 72। ठीक है, तो ये बन रहा है कुछ 35.5 ग्राम। ठीक है, अब देखो इनका रेशियो कितना बना, 48 अपॉन में 35.55। ठीक है, तो ये रेशियो कितना बन जा रहा है, इसके 160 ग्राम में 48 ग्राम, इसके 160 ग्राम में 35.55 ग्राम। तो मास रेशियो हमसे पूछा है, तो 48 डिवाइडेड बाई 35.55 करने पे ये वैल्यू आ रही है 1.35। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू आ गई 1.35। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे, हल्का सा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने एक चीज बताई, इसकी जरूरत यहाँ नहीं तो कहीं और कहीं पड़ जाएगी। जब हमें इक्वल मास मानने की छूट दी गई है तो हमें कौन सा मास मानना चाहिए? खासतौर पे पीओएसी के क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को करवाऊंगा या आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन के, उस टाइप के केस में तो मैं आपसे कई बार ये चीज बोलूंगा कि हमें कौन सा मास मानना चाहिए कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। 160 मानने से कम मुझे एक पार्ट में तो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी ऑक्सीजन निकालने की, दूसरे में ही कम से कम करनी पड़ी। 1 ग्राम या 100 ग्राम या x ग्राम लिखूंगा तो मुझे दोनों पार्ट में करनी पड़ेगी। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आप अपनी कॉपी पे करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग जवाब देना, तब मैं आगे लेके चलूंगा इस क्वेश्चन को। जल्दी से आप अपनी कॉपी पे क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करो, अपने तरीके से करो, मुझे तो अपने बताना ही है, लेकिन आप लोग जल्दी से अटेम्प्ट करो। सर डी वाला आ रहा है, हाँ भाई 30.8। चलो, एक बच्चे ने सॉल्व किया है तो मैं उसके साथ उसका सॉल्यूशन दे दे रहा हूँ। ए सर्टेन सॉल्व कर ले रहा हूँ, मुझे अपने खुद से आंसर मेरे को भी जानी है। x4 है, O6 है। ठीक है, तो अभी अगर मैं जैसे x का एटॉमिक मास पूछा गया, तो मैं अगर x का एटॉमिक मास x ही मान लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे बताओ इस पार्ट का मास कितना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और इसका मास कितना है? इसका मास कितना लिखोगे? 4x लिखोगे। इसका मास कितना लिखोगे?
16 इंटू 96 लिखोगे, यही हुआ ना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी मॉलिक्यूलर मास में जो अलग अलग पार्ट होता है उसके रेशियो को फिक्स करके आ सकता था। अब बताओ 10 ग्राम अगर है तो 10 ग्राम में क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 10 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड कंटेन 5.62 ग्राम ऑफ एक्स। ठीक है, तो 10 ग्राम में अगर ये 5.62 ग्राम है, ठीक है, तो ये कितना होगा बोलो, ऑक्सीजन कितना होगा? 4.38 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 5.62 है तो 10 में से माइनस कर दो, ये 4.38 हो जाएगा। और आपको मैं तब से बोल रहा हूँ कि ये मास रेशियो और ये मास रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो रेशियो है, हम कोई भी अमाउंट लेंगे वो रेशियो उतना ही रहेगा, चाहे वो नॉन टर्म में मानना हो चाहे वो अननोन टर्म में मानना हो। ठीक है, वो रेशियो उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे रेशियो कितना बन रहा है, यहाँ रेशियो बन रहा है 4x/96। इस 10 ग्राम के करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या बन रहा है, 5.62 अपॉन में 4.38। यहाँ से आप x के लिए सोल्व करोगे और x के लिए जब सोल्व करोगे तो वही है, कैलकुलेटर से सोल्व कर दे रहा हूँ। 5.62 इंटू 96 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4.38 तो ये वैल्यू आ रही है 10.8। ठीक है, ये 10 बोल गया, सॉरी 30.8, ये वैल्यू 30.8 ग्राम आ रही है। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था, और अगर इस अप्रोच से करोगे तो और जल्दी जल्दी करोगे। हालांकि ये चीजें आपके मन की चीजें, मन का मतलब आपको ये सब चीजें मन में ही सोच लेनी चाहिए। ठीक है, आपको तो डायरेक्टली अपनी कॉपी पे ये चीज लिखनी चाहिए और यहाँ से आपको आंसर लिख देना चाहिए। ये तो फिर बच्चों वाली बात है कि आप अलग से तोड़ रहे हो, x के लिए 4x और इसके लिए 96 लिख रहे हो, 5.62 और 4.38 अलग लिख रहे हो। बाकी आपको पता है कि हमें तो ये रेशियो बराबर करना था, कर दो बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 को आंसर करो, जल्दी से सॉल्व करके सेंड करो। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके सेंड करो जल्दी से। वेट कर रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व करके सेंड करो। सॉल्व कर रहे हो रे? यस कैलकुलेटर साथ में रख लो, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, ताकि जल्दी जल्दी, मुझे कंसेप्ट देने में इंटरेस्ट है ना कि कैलकुलेशन सिखाने में। चलो, एक बच्चे ने आंसर सेंड किया है, 2 हर्ष सिंह ने। हाँ भाई, चलो किसी बच्चे ने n की वैल्यू 2 या जो भी सेंड किया अपने देख लेते हैं। ए सैंपल ऑफ हाइड्रेट ऑफ बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड का हाइड्रेट है, बेरियम क्लोराइड का हाइड्रेट। अब यहाँ पे वही बात है ना, यहाँ पे वाटर का नंबर ही तो वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको NH2O लिख दूं तो ये जो पिछला क्वेश्चन किया था और इस क्वेश्चन में क्या ही तो फर्क रह जाएगा। ए सैंपल ऑफ हाइड्रेट बेरियम क्लोराइड weight 61 ग्राम was heated until water of hydration is removed. The dried sample is weight 62 ग्राम। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि 61 ग्राम के अंदर 61 ग्राम जो था, जब उसको गर्म कर रहे हैं तो इसका 9 ग्राम वाटर तो लो, 9 ग्राम का तो मास लॉस हो जा रहा है। 9 ग्राम लॉस होने का मतलब वाटर उसमें 9 ग्राम है, और वाटर उसमें 9 ग्राम है तो इसका मतलब 50, और ये 52 ग्राम उसमें कौन है, बेरियम क्लोराइड है। तो ये तो इन्होंने खुद ही तोड़ के दे दिया कि 61 ग्राम में 9 ग्राम वाटर है, 52 ग्राम बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात अब इसमें आती है कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसका मास कितना कितना है, इसका मास कितना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और इसका मास कितना है। तो बेरियम क्लोराइड का मास कितना बनकर आ रहा है, बेरियम का होता है 137 और Cl2 का हो जाएगा 71, तो 137 + 71 ये हो जाएगा 208।
ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड का मास इसमें 208 हो रहा है, इसका मास इसमें 18N हो रहा है, और ये दोनों रेशियो आपस में बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब 18N डिवाइडेड बाई 208 किसके बराबर होना चाहिए? 9/52 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब n की जो वैल्यू आएगी वो आप लोग निकाल सकते हो, मैं निकाल भी दे रहा हूँ, ठीक है। 9 इंटू 208, ठीक है, डिवाइडेड बाई 18N डिवाइडेड बाई 52। तो n की वैल्यू बहुत क्लियर कट, बहुत सीधे सीधे शब्दों में 2 आ रही है, ठीक है। तो 2 इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को यूज करके इक्वेशन बनाना हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको अच्छे से सॉल्व करोगे, ठीक है। कई क्वेश्चंस में, मॉल कंसेप्ट के क्वेश्चंस में हमें आइडिया नहीं लग रहा होता कि इक्वेशन कहाँ से लाएं, ठीक है। तो उस इक्वेशन को आप चुटकियों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के बना सकते हो। कई जगह ऐसा होता है, ये नहीं कि हर क्वेश्चन में, लेकिन कई जगह क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में छुपी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 को जल्दी से सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 6 को जल्दी से सॉल्व करो, ठीक है। 6 का जवाब सेंड करो जल्दी से। हम्म, 6 को जल्दी से सॉल्व करो रे। चलो सॉल्व करने की बजाय कोई बोल करके ये बता दो, ठीक है, जिसका नेट सही हो वही बोलना, शोर शराबा ना हो, कि इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या होगा, किस लॉजिक पे ये क्वेश्चन किया जाएगा, लॉजिक बता दो बस। फिर मोल सेम कर दें। सीधी सी बात है, आप ये इतना सा काम सोचोगे ना, इतना सा लॉजिक लगाओगे कि 0.56 ग्राम सैंपल में जो मैग्नीशियम था वो सारा का सारा इस 0.30 ग्राम में आ गया, ठीक है। अच्छा 0.3 जो है वो तो उस पूरे कंपाउंड का मास है, तो इस पूरे कंपाउंड के मास को के अंदर आप मैग्नीशियम का मास अलग कर लो, ठीक है। कैसे करोगे? इसी फॉर्मूला के हेल्प से करोगे। ये जो सीट मैं अपने लेक्चर्स वगैरह में देता हूँ, तो जब मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ा रहा होता हूँ तो उस टाइम देता हूँ, और मैं इसमें यूज ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करके एक हेडिंग से कई सारे क्वेश्चंस करवाता हूँ। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, ये वैल्यूज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में तो सारी चीजें छुपी हुई है ही, कि किस एटम का या किस एलिमेंट का कितना मास होगा, टोटल मास कितना होगा, ठीक है। तो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके मैं 0.3 ग्राम में कितना मैग्नीशियम है ये निकाल लूंगा। और ऑब्वियस सी बात है, ये जो 0.3 ग्राम में जो मैग्नीशियम आया है वो 0.5 ग्राम सैंपल से आया है, ठीक है। तो मैं ये पता करता हूं कि मैग्नीशियम इन 0.3 ग्राम ऑफ Mg2P2O7 कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला देख के और निकलेगा। और कैसे निकलेगा, ठीक है, कैसे निकलेगा इसका देखो। मैग्नीशियम का जो मास है वो 24 इंटू 2, फॉस्फोरस का जो मास है वो 31 इंटू 2, ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 इंटू 7, ठीक है। तो ये टोटल मास तो इतना हो गया, कितना हो गया बताना जरा इसको। ये शायद 222 आता है, 24 इंटू 2 प्लस 62 प्लस 16 इंटू 7, ये 222 है, 222 ग्राम आया। इस 222 ग्राम में, ठीक है, इस 222 ग्राम में मैग्नीशियम कितना है, ये मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ केवल। 222 ग्राम मैग्नीशियम में मैग्नीशियम कितना है, इस फॉर्मूले में मैग्नीशियम कितना है, 48 ग्राम है, ठीक है। तो इसी को यूज करके, इसी को यूनिटरी मेथड बना करके हम लोग ये देखेंगे कि 48 ग्राम मैग्नीशियम प्रेजेंट है 222 ग्राम में, तो 0.3 ग्राम में कितना होगा, उसके लिए 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 0.3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 222, ये वैल्यू आ गई आपके पास 0.0648, ठीक है। ज्यादा एक्यूरेट अगर लिखना हो तो ये वैल्यू आ रही है 0.065 कर दे रहा हूँ, चलो 0.065 ग्राम आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये जो मैग्नीशियम था 0.30 ग्राम में वो इतनी अमाउंट में था, और ये आया कहाँ से था, ये 0.5 ग्राम सैंपल से ना आया था, ठीक है। तो 0.5 ग्राम सैंपल से आया था, तो सैंपल में मैग्नीशियम की परसेंटेज कितनी होगी, परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम मैं सैंपल में लिख रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, 0.065 को डिवाइड करोगे, ऑब्वियस बात है 0.5 से, और इंटू करोगे आप 100 से, ठीक है। तो इस फिगर को आप 0.5 से डिवाइड करके और इंटू 100 करोगे तो ये वैल्यू आपके पास कुछ 12.97 आ रही है, ठीक है। मैंने
एक्यूरेट वाली वैल्यू को किया है, तो ये 12.97 के आसपास आएगी, 13% के आसपास आएगी। यहाँ से सॉल्व कर रहे हो तो 13% आ रही है, और 13% वाला ऑप्शन जो है इसमें कौन सा है, 12.97 वाला है। कर लोगे इसे? करोगे जानवरों? बोल लो तो कुछ। यस सर। समझ में आ रहा है? बताया हुआ ना? चलो क्वेश्चन नंबर 7 टच करो। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके बताओ मुझे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग जल्दी से सॉल्व करो, फिर मैं आगे डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से डिस्कस कर दो, सॉरी करके सेंड करो मुझे। कर रहे हो रे दो? हर्ष ने आंसर दिया है 1। चलो देख लेते हैं। चलो इसको मैं लिख रहा हूं भाई। इस टाइप के क्वेश्चन का सीधा सा कंसेप्ट क्या है, वही जो पिछले क्वेश्चन में था कि हमने जब हाइड्रोकार्बन को या ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब जलाया, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया तो उसका जो अंदर का कार्बन था वो CO2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आप सीधा सीधा CO2 में जो है कार्बन, CO2 में जो कार्बन है उसका मास निकाल लो, और वो जो CO2 में कार्बन जो है वो आया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन से ही है। उसी टाइप से वाटर में जो हाइड्रोजन आया है, जो जलाने पे यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हाइड्रोजन होता है, जलाने पे वो वाटर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। कार्बन जो है वो CO2 में कन्वर्ट होता है और हाइड्रोजन जो है वो H2O में कन्वर्ट होता है। तो इस वाटर में जो हाइड्रोजन का मास है वो कहाँ से आया? वो भी ऑब्वियस बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइड्रोजन से आया, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुझे मास ऑफ कार्बन लिखना हो, मास ऑफ कार्बन, ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में तो साफ साफ दिख रहा है कि 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन होता है, 44 ग्राम CO2 में। तो 8.45 मिलीग्राम में कितना होगा? तो यूनिटरी मेथड लगाओ, 12 ग्राम होता है 44 ग्राम में, ठीक है। तो 8.45 मिलीग्राम में कितना होगा, उसके लिए मैं मिलीग्राम में ही वैल्यू लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 12 इंटू 8.45 डिवाइडेड बाई 44, तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है 2.30 मिलीग्राम, 2.30 मिलीग्राम। यानी इतना मिलीग्राम मेरे पास कार्बन है। और ये कार्बन आया कहाँ से? ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी हो जाएगी? परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए 2.3 को आप लोग डिवाइड करोगे 4.24 से, और इनटू आप कर दोगे 100 से, ठीक है। तो 2.3 को 4.24 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 4.24, ये वैल्यू आपके पास आ रही है 54.35, ठीक है। 54.35 यानी कहने को आप कह सकते हो यही 54.4%, ठीक है। चलो ये तो कार्बन की परसेंटेज हुई। हाइड्रोजन की निकालनी होती तो क्या करते आप लोग? मास ऑफ हाइड्रोजन लिखते। कैसे लिखते? वाटर में कितना मास होता है? वाटर में हाइड्रोजन का 2 ग्राम होता है 18 ग्राम में, ठीक है। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है 18 ग्राम में, तो अगर 2 ग्राम है 18 ग्राम में, ठीक है, तो वही है 3.46 में कितना होगा? इसके लिए आप इसको 3.46 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और 3.46 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो भी मास आया, इस मास को आप लोग क्या करोगे? परसेंटेज हाइड्रोजन निकालने के लिए, मास परसेंटेज निकालने के लिए इस वैल्यू को जो यहाँ से ऊपर से आएगी, इस वैल्यू को 4.24 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इंटू 100 कर देना, ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी। यानी ये वाला आंसर भी निकल जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा, फर्स्ट आंसर आपके पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दो आप मेरे को। क्वेश्चन नंबर 8 में बताओ एवरेज एटॉमिक मास कैसे लिखा जाता है? एवरेज एटॉमिक मास कैसे लिखा जाता है? Sir, atomic mass of that isotope into the percentage in which it is present plus the another atomic mass of that another isotope into the percentage in which that isotope is present upon total
means we can take 100 और चलो मैं बता दे रहा हूँ, आपकी बात समझ गया मैं, लेकिन आप उससे बोलने में थोड़ा अजीब तरीके से बोल रहे थे। एवरेज एटॉमिक मास जब हम लोगों को लिखना होता है, ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास लिखने के लिए हम लोग 100 एटम अज्यूम कर लेते हैं और 100 एटम का टोटल मास निकाल लेते हैं और उस 100 एटम का टोटल मास निकाल के उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं ताकि एक एवरेज वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो 100% अगर आपको दी हुई है तब आप 100 मान लेना, ठीक है। तो 100 एटम लेने का मतलब क्या है, ठीक है, 100 एटम लेने का मतलब ये है कि आप जैसे इसके अंदर बता रखा है कि लिथियम के 2 आइसोटोप हैं, कौन से, एक 7 वाला है, एक 6 वाला है। 7 वाले का जो परसेंटेज है वो कितना है, वो 7 पॉइंट नहीं, 6 वाले का जो परसेंट है वो 7.4% है, ठीक है। तो अगर मैं 100 मानता हूं तो 100 एटम, मतलब अब परसेंटेज में ही बात कर लेते हैं, आउट ऑफ 100 लिथियम वाला जो ये 6 वाला है उसके एटम कितने हुए, 7.4 हुए। तो इसका मतलब इनके 7.4 एटम का मास कितना होगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, एक एटम का मास 6 है तो 7.4 का कितना होगा, 7.4 इंटू 6 होगा, ठीक है। बाकी जो परसेंटेज है वो किसकी है, बाकी परसेंटेज किसकी है, 7 वाले की है, ठीक है। तो 7 वाले की परसेंटेज कितनी आ रही है, पहली बात तो वो आ रही है 92.6 और 92.6 को आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 7 से, तो 7.4 इंटू 6 प्लस 92.6 इंटू 7, इस तरीके से हमने ये मल्टीप्लाई करके एक तरीके से 100 एटम के मास को सम अप कर लिया और 100 एटम के मास को सम अप करके उसको डिवाइड कर दोगे वापस 100 से ताकि अपने पास एवरेज आ जाए। इसको जब फॉर्मूला बेसिस पे लिखा जाता है तो उसको कुछ ऐसे लिखा जाता है, क्या, समेशन, ठीक है। अगर यहाँ तो 2 ही आइसोटोप थे, 3 आइसोटोप हो, 4 आइसोटोप हो, तो हम लोग किसका समेशन कर देते हैं, ठीक है, ये परसेंटेज, ये उसका एटॉमिक मास, ये परसेंटेज, ये उस आइसोटोप का एटॉमिक मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास इनटू उस एटम का जो एटॉमिक मास है, ठीक है, इनटू परसेंटेज, जो उसकी परसेंटेज है, परसेंटेज अबंडेंस, उसकी जो परसेंटेज अबंडेंस है उस नंबर से मल्टीप्लाई करके हर किसी आइसोटोप को 100 एटम का मास निकाल लेते हैं और डिवाइड बाई 100 कर देते हैं। यहाँ 2 ही थे तो 2 बार हमने ऐड किया, डिवाइड बाई 100 किया, ठीक है। और ये वैल्यू जो आपके पास आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी, 7.4 इंटू 6 प्लस 92.6 इंटू 7, ठीक है, ये डिवाइड बाई 100 करना ही है, तो 6.926 आ रहा है, ठीक है, 6.926 आ रहा है, ये तो कुछ और ही आ गया ना, 6.926 आंसर आ रहा है इसका। तो अगर क्लोज आंसर की बात करोगे तो क्लोज के नाम पे ये कितना हो जाएगा, मैंने कुछ गड़बड़ थोड़ा ना करी है, सब कुछ तो सही से घटाया ही है। 7.6 सर यही आ रहा है। 6.926 आ रहा है, तो अपने क्लोज आंसर के नाम पे इसका आंसर जो है वो थर्ड कर देंगे, थर्ड आंसर कर देंगे हम लोग, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 मुझे बताने लायक लग नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आप स्क्रीनशॉट रख लो और ग्रुप में मुझे इसका आंसर सेंड कर देना, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 का स्क्रीनशॉट रख लो, बकवास सा क्वेश्चन है। उसके बाद अच्छा, स्क्रीनशॉट क्या रख लो, आपको तो ये पीडीएफ भेजा हुआ है मैंने, ठीक है, इस पीडीएफ के थ्रू आप उसको सेंड करना मेरे को। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे सामने अभी सॉल्व करो और इसका जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो, 10 सॉल्व करके सॉल्यूशन आंसर सेंड करो मुझे।
कर रहे हो रे? मयंक ने आंसर भेजा है सेकंड आंसर आ रहा है। चलो देख लेते हैं। कोई एक बच्चा मुझे बताओ कि एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है। इस क्वेश्चन को छोड़ो, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है? कोई भी एक बच्चा बताएगा मेरे को? सर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं। हमें एक फिक्स्ड अमाउंट के अंदर हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल एटम पता करने होते हैं। ठीक है, कई क्वेश्चंस जो आप लोग डील करते हो उनमें तो परसेंटेज मास दिया होता है, और परसेंटेज मास को आप मास मानते हुए उनके रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास से डिवाइड करके मोल एटम निकाल लेते हो। फिर उन मोल एटम को आप सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो, जिसके लिए आप सबसे छोटे मोल एटम से सारे नंबर्स को डिवाइड कर देते हो ताकि एक रिलेटिव रेशियो मिल जाए। ठीक है, तो अल्टीमेटली आगे काम वही करना होता है, लेकिन अपना सबसे पहला काम क्या होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए कि एक फिक्स्ड अमाउंट के अंदर अपने को हर एलिमेंट के मोल एटम निकालने होते हैं। अब मुझे यहाँ पे हाइड्रोकार्बन दिया है। अच्छा, हाइड्रोकार्बन देने का एक सीधा सा मतलब हो जाता है कि उसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन केवल दो ही हैं एलिमेंट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड देने में तो हाइड्रोजन कार्बन के अलावा और बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन हाइड्रोकार्बन दे दिया तो इसका मतलब हाइड्रोजन और कार्बन केवल दो ही चीजें हैं। ठीक है, तो बताओ मुझे कार्बन का मोल एटम कैसे मिलेगा? परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में तो कार्बन की परसेंटेज दी होती है, 12 से डिवाइड करके उनका मोल एटम निकल आता है। इसमें कैसे निकलेगा बोलो? सर गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ CO2 इनटू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो सीधी सी बात है, आपको इतना मतलब बाकी लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को इतना आइडिया तो लगना चाहिए ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के या CO2 के जितने मोल होंगे उतने ही मोल तो कार्बन के होंगे ना। ठीक है, क्योंकि एक कार्बन से एक CO2 बनता है। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन है वो CO2 में जा रहा है। तो आप अगर CO2 के मोल निकाल रहे हो और आप आगे चल के बोलोगे नहीं ये कार्बन के मोल हैं, तो वो गलत थोड़ा ना है। ठीक है, जो कार्बन के मोल हैं वो किसके मोल के बराबर होंगे? कार्बन के मोल और CO2 के मोल जो है वो बराबर होंगे या नहीं होंगे? जानवरों बोलोगे? यस सर बराबर होंगे। बराबर ही होंगे, क्योंकि एक CO2 में एक ही कार्बन होता है। ठीक है, तो इस सीधा सा मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड के जितने मोल बने होंगे उतने ही मोल कार्बन रहा होगा, तभी उतने मोल बने CO2 के। ठीक है, तो मुझे अल्टीमेटली कार्बन के मोल एटम चाहिए, लेकिन मैं किसके मोल निकाल रहा हूँ? CO2 के। लेकिन मुझे अपनी कॉमन सेंस है कि CO2 के जो मोल हैं वो कार्बन के मोल के बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3.08 को डिवाइड करूंगा कितने से? 44 से। तो 3.08 को अगर मैं 44 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास ये 3.08 डिवाइडेड बाई 44.07 आ गया। ये वैल्यू मेरे पास 0.07 आ रही है। अच्छा, हाइड्रोजन के मोल एटम कैसे निकालूंगा मैं? सर गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 2। मैं ये सुनना चाह रहा था, वो हालांकि अब बात आपने वही बोली है, वाटर के जितने मोल बन रहे हैं तो एक वाटर में कितना ऑक्सीजन हाइड्रोजन होता है एक वाटर मॉलिक्यूल में? एक 2 वाटर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूल में कितना होता है? 2 होते हैं। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो अगर एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, ठीक है, तो वाटर के जितने भी मोल मेरे पास होंगे उसका डबल नंबर में मेरे पास किसका नंबर होगा? हाइड्रोजन के मोल। ठीक है, तो बताओ मुझे वाटर के मोल का की तरफ 2 टाइम्स करना है या H की तरफ 2 टाइम्स करना है? वो H2O की तरफ। H2O की तरफ 2 से मल्टीप्लाई करके फिर मैं इक्वेट कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं एक में, तो इसके अगर एक मॉलिक्यूल होगा तो 2 एटम होंगे, 2 होंगे तो 4 आएंगे, 4 होंगे तो 6 होंगे। उसके लिए इसको हर बार इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो वाटर के जितने मोल हैं, ठीक है, पहली बात तो हाइड्रोजन जब जलेगा तो 2 हाइड्रोजन जो है वो एक वाटर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के जितने भी मोल होंगे उसका दुगना कर दो, वो आपके पास वाटर के जितने मोल होंगे उसको आप दुगना कर दो, आपके पास हाइड्रोजन के मोल एटम्स आ जाएंगे, यानी 2 इंटू वाटर के मोल कैसे आ जाएंगे? 0.72 डिवाइडेड बाई आप करोगे 18। ये किसी स्टूडेंट की तरफ से फिर सोर्स स्टार्ट हो गया।
0.72 डिवाइडेड बाई इसको 18 से कर दोगे और ये वैल्यू कट पिट कर जो आ रही है, ठीक है, वो कितनी आ रही है 2 इंटू 0.72 डिवाइडेड बाई 18, तो ये वैल्यू 0.08 आ जा रही है। तो यहाँ तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है, ये तो साफ साफ और कोई छोटे रेशियो में कन्वर्ट ही नहीं हो सकते। इनका तो सीधा सीधा रेशियो जो बन रहा है वो 7:8 बन रहा है, और 7:8 रेशियो बन रहा है, तो इसका मतलब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C7H8 हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। ये वाला क्वेश्चन नंबर 11, इंपेरिकल फॉर्मूला वगैरह वाले क्वेश्चंस करवाने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप लोग सारे लोग कर लोगे, ये आसान क्वेश्चन है 11 नंबर, ठीक है, ये भी इंपेरिकल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करके दो मेरे को। इंपेरिकल फॉर्मूला का ही क्वेश्चन है, लेकिन आप मुझे ये एक क्वेश्चन सॉल्व करके दो। An organic compound contains कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। आगे सुनो, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड इज 40%। कार्बन की जो मास परसेंटेज है वो 40% है, ठीक है, मास परसेंटेज लिखा है यहाँ पे, ये मास है, ठीक है। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड इज 40%, एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, या इसको यहाँ लगा दो, ये खत्म करो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन 2:1 मोल रेशियो, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन 2:1 मोल रेशियो इन गिवन कंपाउंड। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कितने मोल रेशियो में, 2:1 मोल रेशियो में है। फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, शायद ही कोई बच्चा मुझे इसको करके दे पाएगा, ठीक है, देखता हूँ कितने बच्चे इसको करते हैं, करके सेंड करो जल्दी से। आंसर बताओ मेरे को इसका, जल्दी से इसका आंसर बताओ मेरे को, और कितनी छोटी अप्रोच से सॉल्व करते हो वो भी मैटर करेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी आंख बंद लग गए गधों के टाइप और कुछ भी आंसर निकाल दिया। एक बहुत छोटी सी अप्रोच से ये क्वेश्चन हो जाएगा, अगर एक सही दिमाग लगा लोगे तो। जल्दी से करके इसे सेंड करो। CH2O सर, CH2O सुन रहा CH2O, यही बोल रहे। एक काम करना, अपने उस ग्रुप में अपना सॉल्यूशन सेंड करना, मुझे देखना है किस अप्रोच से किया। ठीक है। सर आपका बताया हुआ अप्रोच यूज किया। क्या कह रहे हो? आपका बताया हुआ ये अप्रोच यूज किया तो हुआ। अरे तुम्हारे बैच में मेरे मॉल के लेक्चर गए हुए हैं क्या? नो सर, मैंने अड्डा 24/7 से ज्वाइन किया। अच्छा हाँ, अड्डा वाले पे मेरे लेक्चर गए थे, ठीक ठीक।
तो फिर तो कर दिया, क्योंकि ये मैं उन बच्चों के लिए करवा रहा था जो लोग मेरे वाला मॉल वाला लेक्चर नहीं देखे हैं। अड्डा वाले पे तो अब तो फिर सबका कॉमन हो गया ना तुम लोगों का। यस सर। चलो, तो अड्डा वाले पे स्टार्ट में मेरे लेक्चर गए थे, और अगर आपने वहां पे देखे हैं तो फिर वो एक अलग बात है। हाँ भाई, बाकी लोग जो हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, इसने तो कर दिया, ठीक है, इसके यही जानना भी था। इसका सॉल्यूशन आप देखोगे तो कॉपी पे लगेगा जैसे इसने कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। और ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन करने की आदत डालो, कि बाकी सारा काम मन में हो, और जो अपने जरूरी काम है, जितना लिखने की जरूरत है उतना ही कॉपी पे लिखें। ये आदत जब तक बनेगी नहीं तब तक कोई फायदा नहीं है। कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एक ये आदत तो रहनी चाहिए कि हम कम से कम कॉपी पे लिखें क्वेश्चन करने के दौरान, और ज्यादा से ज्यादा मन में करें। इसका सॉल्यूशन चेक करो एक बार के लिए, ग्रुप में इसने सेंड किया है, आपको पता ही नहीं चलेगा जैसे इसने कुछ क्वेश्चन के नाम पे कुछ किया भी है। हाँ भाई, तो आप लोग यहाँ पे, चलो मैं सॉल्यूशन आपको डील कर दे रहा हूँ, सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये था कि कार्बन की परसेंटेज 40% है, ठीक है, तो बाकी जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की 60% जो है, 60% तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही हुआ ना उसमें, ठीक है। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो उसमें 60% है, उस 60% को आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास में अलग अलग तोड़ लो। ये उनका अगर मोल रेशियो है, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मोल रेशियो अगर 2:1 है, तो इसका मतलब इनका मास रेशियो कितना होगा? इनका मास रेशियो, इसका 2 एटम, ये मोल रेशियो है, ठीक है। तो इसको मास रेशियो में बदलने का मतलब क्या है कि आप उसके एटम को एटॉमिक मास से, इसके एक एटम को इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि कितना आ रहा है? 1:8 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मास रेशियो 1:8 आ गया है यहाँ पे, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे? इसका क्या मतलब है कि 9 ग्राम में 1 ग्राम ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, और 9 ग्राम में 8 ग्राम ऑक्सीजन है। तो एक तरीका तो था कि इसमें आप 40 लोगे, फिर इसको आप लोग मास परसेंटेज में तोड़ते हुए 60 इंटू 1/9 करोगे, हाइड्रोजन का मास हो जाएगा, 60 इंटू 8/9 करोगे, ऑक्सीजन का मास हो जाएगा। तब तो ये उस टाइप के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया कि 3 अलग अलग एलिमेंट का मास परसेंटेज दिया हुआ है, और उस मास परसेंटेज को यूज करते हुए आप लोग सीधे से जो है मोल एटम निकाल लो, मोल एटम से फिर आगे का पार्ट सोल्व कर लो, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम लोग एक अलग अप्रोच से करें, अल्टरनेट अप्रोच से करें, तो इसका एक बहुत सिंपल सा और छोटा सा अप्रोच है। क्या? कि इसको भी आप ये मानो कि इसमें 3 एटम नहीं बल्कि 2 पार्ट हैं। कौन से 2 पार्ट हैं? एक कार्बन है, और एक पार्ट इन्होंने फिक्स कर दिया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 2:1 रेशियो में, ठीक है। तो जैसे आप एक एलिमेंट को ट्रीट करते हो, वैसे आप यहाँ पे H2O पार्ट को ट्रीट करो। यहाँ पे इतना तो श्योर है कि H2O तो है ही है, ठीक है। हाँ, ये H2O हो सकता है, या H4O2 हो सकता है, या H6O3 हो सकता है, लेकिन H2O तो है ही है ये, ठीक है। तो आप ये मानो कि आपके पास सिर्फ 2 ही चीजें हैं, ठीक है। कौन सी 2 चीजें? एक CX है, कार्बन है, और एक आपके पास H2O है। ये बंद करो रे, कौन लड़का है? आशुतोष, बंद करो इसे। हाँ भाई, तो इसको CX मान लिए, और वाटर वाले पार्ट को आप Y मान लिए, ठीक है। तो इन्हीं दोनों का रेशियो ना हमें निकालना है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का रेशियो तो फिक्स है, तो इसको तो आप एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करो। अच्छा, कार्बन के मोल अब क्या करना है? उसी तरीके से काम करो, ठीक है। जैसे 2 एटम दिए होते तो उनका परसेंटेज दिया होता, तो उनके मोल निकालते, मोल से फिर उसको रेशियो में बदलते। वही काम इसमें कर लो। कार्बन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है? मास परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 40%, और इसका मिलाकर कितना है? 60%, ठीक है। तो इसका भी मोल निकाल लो, इधर वाले का भी मोल निकाल लो। कार्बन का मोल कितना है? 40/12, ये आएगा कुछ 3.33%, 3.33, ठीक है। 40 डिवाइडेड बाई ये 12, 3.33। और यहाँ पे आप क्या करोगे? 60 को डिवाइड कर दोगे कितने से? 18 से। अब इसका जो मास होगा 18, यानी ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 2, इस 18 को एक एलिमेंट का एटॉमिक मास की तरह ट्रीट करो, तो 60/18 हो जाएगा। ये भी कितना है? 3.33 है, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों का रेशियो आपस में कितना है? 1:1 है,
यानी कार्बन और H2O का आपस में रेशियो 1:1 है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, CH2O हो गया। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को करने का एक सीधा सा छोटा सा अप्रोच था कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो ऑलरेडी एक रेशियो की फॉर्म में दिए हुए थे, मोल रेशियो की फॉर्म में, तो पहले उसको तोड़ो, तोड़ के फिर उसको दोबारा से रेशियो में बदलो, तो फर्क क्या पड़ेगा, ये तो रेशियो वापस से उतना ही आएगा 2:1, क्योंकि हमने 2:1 मान के ही तो इसको तोड़ा है। दोबारा से निकालोगे तो भी 2:1 आ जाएगा। फालतू की कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। यहाँ पे आप एक पार्ट कार्बन ले लो, दूसरा पार्ट एक एलिमेंट लेने की बजाय, दो अलग अलग एलिमेंट लेने की बजाय एक सिंगल पार्ट H2O ले लो। ठीक है, फिर कार्बन और H2O वाले पार्ट का आपस में रेशियो निकाल दो और वो रेशियो आपके सामने है और इसको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अब अपने उसी पे आते हैं, उसमें और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। DPP2 पे इंपेरिकल फॉर्मूला वगैरह का क्वेश्चन मैं करवाने में इंटरेस्ट नहीं रखूंगा। इस कैलकुलेटर उठाओ, सही से कैलकुलेशन करो, मोल एटम सबसे पहले निकालो, मोल एटम से मोल रेशियो निकालो। ठीक है, और मोल रेशियो में जाने के लिए आपको क्या करना होता है, जो मोल एटम्स पता होते हैं उसको सबसे छोटे मोल एटम से डिवाइड कर देना होता है, फिर उसको इंटीजर में बदलने का ट्राई करना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 भी मॉलिक्यूलर ये इंपेरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 भी जो है वो इंपेरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 करने की जरूरत लग रही है? मुझे तो कोई जरूरत नहीं लग रही कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं, लेकिन फिर भी पहले आप लोग सॉल्व करके बताओ कौन सा आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। कर रहे हो, जल्दी करो। हाँ भाई, मैं ही बता दे रहा हूँ। ये अगर एटॉमिक मास 55.85 AMU है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका ग्राम पर मोल में मास कितना होगा, कोई बोलेगा? अगर 55.85 AMU इसका मास है तो ग्राम पर मोल में इसका मास कितना होगा? 55.85 ग्राम पर मोल। 1 नहीं, 55.85 AMU अगर मास होता है। लास्ट लेक्चर में भी मैं जब डिस्कस कर रहा था तब भी बताया था ग्राम एटॉमिक मास और AMU मास, तो इसका ग्राम पर मोल में जो मास होगा वो भी तो कितना होगा, इतना ही होगा, 55.85। ठीक है, एटॉमिक मास अगर 4 दिया है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है एक एटम का मास 4 AMU है और एक मोल एटम का मास 4 ग्राम है। तो यहाँ पे आपको 1 मोल आयरन की वॉल्यूम पूछी है, तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा ही है। 1 मोल आयरन का मास कितना हो गया? 1 मोल आयरन का मास हो गया 55.85 ग्राम। ठीक है, और 1 मोल आयरन का मास इतना है, और आपको पता ही है वॉल्यूम कैसे निकाली जाती है, डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम। तो अपने को पूछा क्या है, वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 55.85 को डेंसिटी से डिवाइड करना, और डेंसिटी कितनी है, 7.86 है। ठीक है, तो ये ग्राम और ये ग्राम पर सीसी, तो आपका ये जवाब आ जाएगा किसके अंदर, सीसी में। ठीक है, तो सीसी में जवाब आएगा, कितना जवाब होगा, कितना होगा बोलो, 55.85 डिवाइडेड बाई 7.86, 7.11 आ रहा है, ये वाला आंसर आ रहा है। ठीक है, 7.11 सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 16, मैंने आयनिक कंपाउंड के लेक्चर तो नए और पुराने या जो भी बैचेस सब पे मेरे ही गए हुए हैं। तो H3PO4 वाला मैंने बताया था कि H3PO4 के अंदर जब आप उसका एनायन बनाते हो तो एक एनायन H2PO4 माइनस बन सकता, एक एनायन HPO4 2 माइनस बन सकता, एक एनायन PO4 3 माइनस बन सकता। इस एनायन का नाम मैंने ऑर्थोफॉस्फेट लिखवाया था, इसका मोनो हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट लिखवाया था, इसका जो है
डाई हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट लिखवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो एनाइन है इसका चार्ज कितना बताओगे मेरे को HPO4 का? यहाँ पे बताया ना HPO4 पे 2 माइनस होगा, H2PO4 होता तो 1 माइनस होता, PO4 होता तो 3 माइनस होता, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे जैसे एक हाइड्रोजन हटाओगे एक माइनस बढ़ाते चलोगे, तो इस वाले पार्ट का चार्ज -2 है, तो इसका मतलब 2 मेटल पे मिला के +2 चार्ज है, इसका मतलब एक मेटल पे कितना चार्ज है? +1, ठीक है। चार्ज बैलेंस करना होता है, इस पे -2, इसका मतलब मेटल पे +2, लेकिन 2 मेटल पे +2 है तो एक पे +1, और इसके सल्फेट का फॉर्मूला पूछा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, मेटल पे अगर +1 चार्ज हो और सल्फेट का फॉर्मूला पूछेगा तो सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? M2SO4 होगा। ये वाला पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट आंसर बन जाएगा इसका। चलो, ये आज 6 भी बज गया और मेरे को थोड़ा काम भी है, तो अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को जो DPP आप लोगों को मिली हुई है वो वाली DPP डिस्कस करूंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत मेरे को जो डिस्कस करना था वो मैंने कर दिया। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को जो DPP मिली हुई है उसके क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस कर दूंगा। सबको DPP मिली हुई है ना, या नहीं है आपके पास अभी भी? अरे कोई तो बोलो। मिली है सर। हाँ, तो ऑफिसर वाले पार्ट की जो DPP आप लोगों को मिली हुई है उसी को डिस्कस करूंगा आपके साथ अगले लेक्चर में। यहाँ मैं खत्म कर रहा हूँ। चलो आज के लिए टाटा और बाय बाय, जो भी है। थैंक यू सर। सर POSC का कॉन्सेप्ट बताने वाले थे। हाँ, वो मैं उसी DPP के साथ बताऊंगा, क्योंकि वो ऑफिसर वाली DPP में काफ़ी यूज है उसका। मेरे वाले पार्ट में तो मैंने वहाँ तक पढ़ाया ही नहीं था, तो इसलिए इस DPP में उसका यूज नहीं था। कल सर वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर का सर DPP मिल जाएगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीट आप लोगों को मिली होगी ना, कंप्लीट सीट सर मिली है या नहीं मिली है? नो सर। यार ग्रुप में मैंने सब सेंड किए। आपने सर ग्रुप आप टेलीग्राम पे आपने सेंड ग्रुप किया। हाँ, मैं खुद कह आपने रहा हूँ, ग्रुप में मैं सेंड किया था। अच्छा सर, ओ हम सर वो साइट पे नहीं था इसलिए हम पूछे, सॉरी। ठीक है सर, देख लेंगे उसके हम टेलीग्राम। ठीक है, सारा सेंड किया हुआ है, उसके बाद उसको ले लेना, बाकी अपने देख लेते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर।